हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी केमिस्ट्री का बेस होता है, और वो है आवर्त सारणी। ये जो आवर्त सारणी होती है ये हम आगे तक हमारे बहुत काम आती है। जब चाहे हम ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी आगे तक की पढ़ाई तक काम आने वाली चीज़ है। ये जो केमिस्ट्री होती है वो मैथ वालों की भी चलती है और बायो वालों की भी चलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें आनी ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। आप जल्दी से उन ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आवर्त सारणी की ओर। आवर्त सारणी में सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118। बात करें इसके अंदर वर्ग कितने होते हैं, तो इसके अंदर कुल 18 वर्ग होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 18 वर्ग हैं। अब देखा जाए कि इसके अंदर टोटल आवर्त कितने होते हैं। इसके अंदर टोटल आवर्त जो हैं 7 होते हैं। ये हमारे आवर्त हैं और वर्ग हमारे ये वाले वर्ग कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, हम जानते हैं कि ब्लॉक्स हमारे 4 होते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से, पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, एस ब्लॉक में ये आ गए। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो 13 से लेके 18 तक के जो वर्ग में जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक के सारे तत्व जो हैं वो हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। जो ये डी ब्लॉक होते हैं इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, अब हम आगे बात करेंगे कि जो इनमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, N-1D10NS2 होता है। यानी कि ये जो कक्षक हैं, डी कक्षक है, वो एस कक्षक के भी अंदर होते हैं, अंदर स्थित होते हैं और आंशिक रूप से भरे होते हैं। और इनके अंदर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो N-1D उपकोष में ही भरा जाता है। क्लियर बात? N-1D उपकोष कहाँ है? NS2 के अंदर है। अंदर होने के कारण अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे बात करें हम एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक की जो है 2 श्रेणियां होती हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। ये दोनों ही श्रेणियां इन श्रेणियों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखिए आगे, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। NS2 होता है। अब बात करें आगे पी ब्लॉक के तत्वों की, तो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है। क्लियर बात? NS2 तो सभी में कॉमन आएगा, सभी में चलना है। एस ब्लॉक से लेके एफ ब्लॉक तक के सभी तत्वों में NS2 भरा जाता है। साथ में पी ब्लॉक है तो इसके अंदर पी कक्षक होंगे। पी कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे कि हम एस कक्षक में 2 से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि जैसे कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर हम पानी डाल रहे हैं और उसको हम आधा भर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, लेकिन पूरा भरने के बाद अगर हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी बिखरेगा। तो ऐसे ही हम जो पी कक्षक है, एस कक्षक है, डी कक्षक है, एफ कक्षक है, इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अगर हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो नहीं भरे जाएंगे। तो अब आगे देखिए, डी ब्लॉक के जो
तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-1D10NS2। यानी इस NS2 तो सभी में चल रहा है। अब इसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये खास बात ये होता है N-1D10। ये जो डी कक्षक है इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं भर सकते। ये N-1 जो है हमारे आवर्त को भी इंगित करता है, मतलब ये कक्षकों की संख्या बताता है। जैसे n है तो n में से एक कम करके ये कक्षक लेता है। और हम पता है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हम ऊर्जा के क्रम के आधार पर भरते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं हम F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए इनका होता है N-2F14, N-1D10NS2। NS2 तो सभी में कॉमन चल रहा है। N-1D10 ये डी ब्लॉक का हो गया। F ब्लॉक में आने के बाद ये N-2F14 हो जाता है, यानी F ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं मैंने बताया आपको कि आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि N-1D जो कक्षक हैं इनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अब ये इनके भी अंदर भरे जा रहे हैं। ये जो F ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है, F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के भी अंदर भरे जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आगे बात करें हमने अभी तक देख लिया कि हाँ इनका SP-D-F ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है या कमी होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनके आकार में कमी होती है या वृद्धि होती है, इनका नाम क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे पहला वर्ग है, इसको जो है हमारी आवर्त सारणी में क्या नाम दिया गया है? क्षारीय धातुएं। इन्हें जो प्रथम वर्ग है इन्हें हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। और जो ये दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। प्रथम वर्ग को क्षारीय धातुएं, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर बात? अब देखिए आगे जो हमारा 17th वर्ग है इनको क्या कहते हैं? इनको हैलोजेंस कहते हैं। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, इनके अंदर विद्युत ऋणता पाई जाती है। विद्युत ऋणता पाए जाने के कारण हम इन्हें हैलोजन कहते हैं। अब इनमें भी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? तो इनमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में पाई जाती है और सबसे कम इसमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसमें सबसे कम? टीनियम में। क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने के कारण जो है इसका विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे कम होती जाती है नीचे के। फ्लोरीन का आकार सबसे बड़ा होता है, नहीं सॉरी सबसे छोटा होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। पूरी आवर्त सारणी में ही ये जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। अगर हम बात करें आगे हमारे वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो देखिए आवर्त में अगर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की मतलब कोष तो उतने ही हैं, हमारे कोष तो उतने ही हैं। मान लिया 2 कोष हैं या 3 कोष हैं, कोष तो उतने ही हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है, लेकिन कोष तो उतने के उतने हैं, इलेक्ट्रॉन बेस में बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे इस तरफ जाते जाते हैं हम बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। मान लिया पहले इसके अंदर जो है ये है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो नाभिक है इसमें आकर्षण बल लगेगा, तो इसका जो आकार है वो थोड़ा कम सिकुड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी वजह से भी इस पर
आकर्षण बल लगेगा, नाभिक इस पर आकर्षण बल लगाएगा, तो इसका आकार थोड़ा पहले की तुलना में अब थोड़ा ज़्यादा सिकुड़ेगा। अब जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इसका आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये जो है ज़्यादा सिकुड़ने लगेंगे। ज़्यादा सिकुड़ने लगेंगे तो इसका मतलब है अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोष तो उतने के उतने हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। आकर्षण बल ज़्यादा बढ़ने लगने के कारण जो है हमारा इसका आकार सिकुड़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके आकार में कमी होती जा रही है। अगर हम बात करें वर्ग में, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो मान लो पहले हम, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें आकर्षण थोड़ा लगेगा। इसकी तुलना में अगर लिथियम को लें, लिथियम में 2 कोष आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पहले वाले हाइड्रोजन की तुलना में तो लिथियम का जो आकार है वो बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर 2 कोष हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन में तो पहले कोष में था, और जो लिथियम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है, तो दूसरे कोष से जब इस पर आकर्षण बल लगेगा तो वो थोड़ी दूरी आ जाती है, दूरी आने के कारण थोड़ा कम लगेगा। ऐसे ही अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, हम फ्रांसियम तक आ गए। फ्रांसियम का आकार तो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कोश में होंगे इस पर आकर्षण बल जो है थोड़ा कम हो जाएगा पहले की तुलना में। दूसरे की तुलना में पहले वाले पे आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो आकर्षण बल भी कम होता जाता है जैसे जैसे आकार बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है और साथ साथ इसके आकार में भी वृद्धि हो रही है। तो आज हमने बात की परमाणु आकार पर, इसके आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है और आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक्स। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है बहुत से एलिमेंट्स, धातुएं, इसके अंदर सभी प्रकार की तत्व हैं, जैसे धातुएं भी हैं, उपधातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हमारे आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।